आज हम बात करेंगे ब्रिटिश राज व्यवस्था की। क्या? ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी देश की राज व्यवस्था को, संविधान को समझना हो तो सबसे पहले हमें यह स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि राज व्यवस्था होती ही क्या है। क्या राज व्यवस्था होती ही क्या है? तो इसके लिए मैं बिल्कुल सामान्य सा अभिप्राय आपको बता रहा हूं। क्या कि वास्तविक रूप में राज व्यवस्था होती क्या है? राज व्यवस्था उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय होता है जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। क्या? राज व्यवस्था उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय होता है जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वास्तविक रूप में राज व्यवस्था के पास ही बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसीलिए राज व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं से, अन्य सभी व्यवस्थाएं मीन्स समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन सभी से सर्वोच्च होती है। इसलिए इसके पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति होती है, इसलिए सर्वोच्च राज्य व्यवस्था है। जैसा कि यूनान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी यही बात बतलाई थी। तो मूल बात यहां मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि हम चूंकि संविधान को समझना चाह रहे हैं, हम राज्य व्यवस्था को समझना चाह रहे हैं, तो हमें राज्य व्यवस्था का अभिप्राय मालूम होना ही चाहिए। अब इसमें अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय, तो अंतः संबंधित क्रियाएं क्या होंगी? जैसे इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका की भूमिका होगी, कार्यपालिका की भूमिका होगी, न्यायपालिका की भूमिका होगी, राजनीतिक दल की भूमिका होगी, दबाव समूह की भूमिका होगी, समाज के अंतर्गत अन्य जितने भी गैर राजनीतिक समुदाय हैं, यदि वे राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक संदर्भ में कोई निर्णय लिया जा रहा है, उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपन प्रभाव डालते हैं, तो उन सभी तत्वों या पक्षों का राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, समझ गए राज्य व्यवस्था क्या है? तो अब हम किसका अध्ययन करेंगे आज? ब्रिटिश राज व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, मतलब ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषताएं। अब हम यहाँ विशेषताओं को भी केवल सामान्य रूप में नहीं लेंगे, केवल बिंदु के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि इन विशेषताओं को इस रूप में समझें कि पूरा ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश राज व्यवस्था हमारी समझ में आए। इसकी विशेषताओं के आधार पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? ब्रिटिश राज व्यवस्था का, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का। तो उसके क्या लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पूरे संविधान का ही एक संस्थागत ढांचा तैयार कर सकें और उसको ठीक तरीके से समझ सकें। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक मूल कोटेशन बताना चाहूंगा। यहाँ एक विद्वान का नाम है चार्ल्स डिकिंस। नोट करें, क्या? चार्ल्स डिकिंस। ये क्या करें कि हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है, इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई है। कितनी अच्छी बात की ये चार्ल्स डिकिंस ने। सच्चाई है कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन को सभी संविधानों की जननी माना जाता है। क्या? सभी संविधानों की जननी माना जाता है, संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी माना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। और जब वहां पर हम ये कहें कि सबसे प्राचीन है, संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी है, तो हम भारतीयों के लिए तो ब्रिटिश संविधान को समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम ब्रिटिश संविधान को नहीं समझेंगे, ब्रिटिश राज व्यवस्था को नहीं समझेंगे, भारतीय राज व्यवस्था को हम नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने आज की वीडियो में ब्रिटिश राज व्यवस्था के लक्षण समझाने का प्रयास किया है कि आप इनको ठीक से समझें। अब दूसरी बात जो आ रही है, हम इसकी विशेषताओं को शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं। क्या? कि देखो, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, क्या? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के राज्य क्षेत्र आते हैं, जिनमें इंग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण है। नोट कीजिएगा, क्या? इनमें इंग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कह दिया जाता है कि ब्रिटेन के संविधान या इंग्लैंड के संविधान के लक्षण या विशेषताएं या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम या
इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम। तो मूल बात यह भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ब्रिटिश राज व्यवस्था की या संविधान के लक्षण या विशेषताओं को समझे, इसके लिए सबसे पहले एक दो कोटेशन और महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान दें। डी टाकविले क्या करें, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। क्या करें, डी टाकविले ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। इनका कहने का भावार्थ ये कि ब्रिटेन के अंतर्गत लिखित रूप में कुछ है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात वहां हम कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर ही नहीं सकते, इसलिए ब्रिटेन के अंतर्गत कोई संविधान है ही नहीं। कौन कह रहे हैं, डी टाकविले। दूसरा, जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। क्या करें, ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं, अर्थात इसका किसी निश्चित समय में किसी संविधान की सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया, बल्कि क्रम से धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इस बात में सच्चाई है कि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, निर्मित नहीं है। निर्मित क्या होता है, निर्मित संविधान उसको कहते हैं जिस संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, जबकि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में देखें हम तो परंपराओं के आधार पर उसका विकास हुआ, परंपराओं को अभी समय की संज्ञा भी दी जाती है। अब संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का सीधा सा अभिप्राय होगा संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक कोटेशन और है, स्ट्रेची, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। स्ट्रेची क्या करें कि ब्रिटिश संविधान विवेक, ध्यान देंगे, विवेक और संयोग की संतान है। ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश है और पूरे संविधान को समझना है तो वास्तविक रूप में इन दो का ही रोल है, या तो वहां पर संस्थाओं का उद्भव संयोगवश हुआ है या विवेकवश हुआ है, या तो संयोगवश या विवेकवश। अब संयोग का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि संयोगवश ही संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा संयोग का, कि वास्तविक रूप में 1714 में नौवर वंश के जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया। तो वहां पर समस्या ये आई कि भी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करे। ऐसी स्थिति में वहां पर सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे सर रॉबर्ट वालपोल, क्या सर रॉबर्ट वालपोल, इसको मंत्रिमंडल की अध्यक्षता के लिए निमंत्रित किया गया। तभी से इसी को ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। तो यहाँ पर संयोग था कि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा नहीं जान रहे थे, संयोग हुआ, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता उसी के सदस्य के द्वारा की गई। तभी से मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, न कि राजा के द्वारा, और यही बात हमारे भारत के अंतर्गत स्वीकार की गई है। तो ये क्या हुआ, संयोगवश ऐसा हुआ। इसका मतलब ब्रिटेन में कुछ संस्थाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो संयोग वश हुई है। कैसे हुई है, संयोग वश हुई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली का जो विकास हुआ है संयोगवश हुआ है। कैसे हुआ है, संयोगवश। अब विवेक का तात्पर्य है कि वास्तविक रूप वहां पर समय समय पर कुछ कानून ही बनाए गए, जैसे 1949 का अधिनियम का हम बात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत लाड़ सभा की शक्तियों को कम किया गया था। क्या, लाड़ सभा की शक्तियों को कम किया गया था। तो यहाँ पर विवेक मतलब चेतनता के रूप में सचेतन कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, विवेक के द्वारा ऐसा हो रहा है। तो मूल बात एक आ रही है कि ब्रिटेन का संविधान विवेक और संयोग की संतान है। ये स्टेट की बात बिल्कुल सत्य है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक शासन तो किसकी देन है, संयोग की, और लोकतंत्रीकरण किसकी देन है, विवेक की। अर्थात वहां पर निरंकुश राजतंत्र से आज संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई है। आज वहां पर पूर्ण रूप में लोकतंत्रीकरण हो रहा है। तो कानूनों के आधार पर इनकी शक्तियां मीन से लाड़ सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया है। तो ये मूल बात होगी। अब हम अगली बात करते हैं, क्या कि वास्तव में ब्रिटिश राज व्यवस्था के लक्षण क्या है जिसके आधार पर हम इस पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकें, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकें। तो सबसे पहला लक्षण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ब्रिटेन का संविधान क्या है, विकसित संविधान है। क्या है, विकसित संविधान है। अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान का क्रमशः हम कहेंगे
1500 वर्षों के लगभग विकास का परिणाम है। मतलब लगभग 1500 वर्ष हो गए, वहां पर ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे विकास हो रहा है। किसी निश्चित समय में संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। जबकि भारत की बात आती है तो भारत का संविधान क्या है, विकसित नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, निर्मित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्मित बोलेंगे। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है, दूसरा लक्षण कि अलिखित संविधान है। क्लियर, कि वहां वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत जो संविधान है किसी निश्चित संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, अर्थात वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन परंपराओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परंपराओं के द्वारा, आभि समूह के द्वारा। जैसे मंत्रिमंडल संबंधित परंपराएं, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। मंत्रिमंडल संबंधित परंपराएं हैं, राजा से संबंधित परंपराएं हैं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं। परंपराएं क्या है, वास्तविक रूप में राजनीतिक आचरण के नियम हैं। ये लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आपका क्या जवाब होगा, वहां पर एक भी अनुच्छेद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां का संविधान क्या है, अलिखित है। सबसे प्राचीन संविधान है, अलिखित संविधान है। क्लियर। तीसरा लक्षण क्या होगा, एकात्मक संविधान है। आप ध्यान दें, देखो वास्तविक रूप में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन की जब हम बात लेते हैं तो मुख्यतः इसके दो मॉडल होते हैं, एकात्मक और संघात्मक। तो एकात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक शासन के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। क्या, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। ऐसा जहां होता है उसको संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक में संविधान के द्वारा सभी शक्तियां एक अकेली केंद्रीय सरकार को सौंप दी जाती हैं। वो एक अलग बात है कि केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए स्थानीय सरकारों को शक्तियां दे सकती है, मगर यह भी तो सत्य है केंद्रीय सरकार स्थानीय सरकारों से शक्तियां वापस भी ले सकती है। तो यह हम कहेंगे कि ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसा संविधान है, एकात्मक संविधान है। वहां सारी शक्तियों का वास कहां पर है, केंद्र के अंतर्गत। इसी को कहेंगे एकात्मक संविधान। ये नोट कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। एकात्मक संविधान क्या होता है, संघात्मक संविधान क्या होता है, इसका अभिप्राय आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। इसके आधार पर आप दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी बिंदुओं के आधार पर। अगला जो लक्षण है वो क्या है, लचीला संविधान। वही सीधी सी बात है। वास्तविक रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्था के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के संविधान उभर कर सामने आते हैं। एक लचीला संविधान होता है और दूसरा कठोर संविधान होता है। तो समझिएगा यहाँ पर लचीला संविधान किसको कहते हैं, लचीला संविधान उसको कहते हैं कि जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, तो उसको लचीला संविधान कहते हैं। ब्रिटेन में ऐसा ही है, सामान्य कानून और संवैधानिक कानून बनाने की जो प्रक्रिया है एक जैसी है, विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, कठोर संविधान। कठोर संविधान किसको कहेंगे, कठोर संविधान उसको कहते हैं जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों को बनाने की प्रक्रियाएं अलग अलग हों, कुछ अंतर हों, तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जबकि भारत की बात आए तो हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। क्यों, क्योंकि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं तो उनकी संसद के सामान्य बहुमत से ही उनके अंतर्गत संशोधन कर दिया जाता है, जबकि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंतर्गत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आपको बताएंगे। यहाँ तक केवल यही बात समझनी है आपको कि कैसा संविधान है ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम कैसे लचीला है, संविधान है लचीला है। संविधान में आसानी से सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। अगला पांचवा लक्षण क्या है, पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। वहां आज भी राजतंत्र है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां आज राजा के हाथों में कोई राजनीतिक शक्ति शेष नहीं है। यहां तक कहा जाता है कि वास्तविक रूप में राजा या राजमहल राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से शून्य है। क्या, राजमहल राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से शून्य है, मतलब वह एक ऐसा स्वर्णिम या सोने का महल है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति की दृष्टि से खालीपन है, इसके हाथों में कोई शक्तियां नहीं है। ये बात ठीक है। आज भी कहा जाता है महामहिम की सरकार। क्या, महामहिम की सरकार, कोई निर्णय लिया जाता है महामहिम का निर्णय, लेकिन केवल एक ही परंपरा वश ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां की जनता राजा को दिल से हृदय से प्यार करती है। वहां आज भी राजतंत्र बना हुआ है तो इसलिए बना हुआ है कि जनता राजा को
बेहद प्यार करती है। जैसे वहां की जनता नारा भी लगाती है कि हमारा राजा हो चिरंजीवी, हमारा राजा हो चिरंजीवी। इसका तात्पर्य ये है कि राजतंत्र को वहां की जनता बनाए रखना चाहती है। तो वहां पर कैसा है, सीमित राजतंत्र। क्या है, सीमित राजतंत्र। राजतंत्र किसको कहते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर भी, जब किसी देश के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष होता है वह वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्र कहा जाता है। और जब किसी देश के अंतर्गत, ध्यान दें, जब किसी देश के अंतर्गत राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र। जैसे कि भारत में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर, गणतंत्र, राजतंत्र। अगली बात है, छठा लक्षण क्या है, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। मतलब ये बात सही है कि वहां पर वास्तविक रूप में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। वहां लोक सदन का सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किसी भी रूप में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। मगर वहां पर राजा या रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई हो, ये है। मतलब राजा या रानी कौन से धर्म का, प्रोटेस्टेंट ईसाई। इसका मतलब क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। जबकि भारत का संविधान कैसा है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण, संसदीय शासन प्रणाली। क्या, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली मीन्स वास्तविक रूप में वहां पर संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है, और वह सरकार अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी भी कौन है, ब्रिटेन है, ध्यान रखेंगे। एक मैं यहाँ और बताना चाह रहा हूँ कि संसदात्मक शासन प्रणाली का मूल भावार्थ ये ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली में मुख्यतः उत्तरदायित्व का सिद्धांत होगा। नोट कीजिएगा, नेट जेआरएफ में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ब्रिटेन में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिमंडल लोक सदन की प्रति उत्तरदायी है। जबकि भारत की बात है तो यहाँ पर भी कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसलिए ब्रिटिश राज व्यवस्था को, ब्रिटिश संविधान को जब तक हम नहीं समझेंगे भारतीय राज व्यवस्था भी हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं ये वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगला लक्षण क्या होगा इसका, सातवां, संसदीय शासन प्रणाली। इसकी जननी भी कौन है, ब्रिटेन है। अगला क्या है, संसद की सर्वोच्चता, सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, कहीं पर संसद की सर्वोच्चता होती है, और किसी देश में इन दोनों का समन्वय किया जाता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। संसद की सर्वोच्चता का तात्पर्य क्या है कि वहां पर वास्तविक रूप में संसद के द्वारा किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी कानून बनाया जा सकता है, वहां की न्यायपालिका भी उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। जैसा कि डी लोलमे ने कहा है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। इसका मतलब यह है कि संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को न्यायपालिका भी अवैध घोषित नहीं कर सकती। इसलिए वहां पर क्या है, संसद की सर्वोच्चता। तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है आपके सामने आएगा कि संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कहां पर अपनाया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, ब्रिटेन। क्लियर, कहां, ब्रिटेन। अगली बात, मिश्रित संविधान और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि ब्रिटेन में कैसा संविधान है, मिश्रित संविधान। भी मिश्रित क्यों कहेंगे हम इसको, ध्यान दें। वहां राजतंत्र, ध्यान दीजिएगा, क्या, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, तीनों प्रणालियों का समन्वय है। कैसे है, राजा किसका प्रतीक हो रहा है, राजतंत्र का। भाई राजा का पद है, वहां राजतंत्र है ही, ठीक है। तो राजतंत्र का प्रतीक क्या होगा ब्रिटेन में, राजा, ठीक है। अब ब्रिटिश संसद के दो सदन है वहां, लॉर्ड सभा और लोक सदन। तो लॉर्ड सभा में उच्च कुल के सदस्य होते हैं, तो किसका प्रतीक होगा, कुलीन तंत्र का। क्लियर, राजतंत्र का प्रतीक राजा, कुलीन तंत्र का प्रतीक क्या है, लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा क्या है, ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन है। क्लियर, और तीसरा क्या है, लोक सदन, वो किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, लोकतंत्र का। मीन्स राजा राजतंत्र का प्रतीक हो गया, लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक हो गया, और लोक सदन लोकतंत्र की प्रतीक होगी। तो तीन प्रकार की प्रणालियां होगी वहां, इन तीनों का समन्वय है, इसलिए इसको मिश्रित संविधान कहा गया है। क्लियर,
क्या? मिश्रित संविधान। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटिश संविधान की या ब्रिटिश राज्य व्यवस्था की क्या? कि वहां पर मिश्रित संविधान है। ध्यान रहेगा, राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों का समन्वय किया गया। इसकी अभिव्यक्ति किस में हो रही है? मैंने आपको बता दिया है किस किस में होती है। राजा, लॉर्ड सभा और लोक सदन। ठीक, राजा, राजतंत्र, लॉर्ड सभा, कुलीन तंत्र और लोक सदन, लोकतंत्र। क्लियर? अगली बात, ब्रिटेन में विधि का शासन है। मतलब इसका तात्पर्य कि ब्रिटेन के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष का शासन न होकर कानून का शासन है। और ध्यान दें यहाँ एक बात और कि विधि के शासन के लिए वास्तविक रूप में हम देखें तो कौन सा देश प्रसिद्ध है? ब्रिटेन ही है। आपसे पूछा जाएगा विधि के शासन की अवधारणा निम्न में से किस देश के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप में अपनाई जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? ब्रिटेन के अंतर्गत अपनाई गई है। ठीक है, मतलब विधि के शासन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ब्रिटेन ही है। तो वहां पर विधि के शासन को अपनाया गया है। ये भी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता क्या बन रही है? सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। देखो, दुनिया के किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे भारत हो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो। लेकिन ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर है। हम देखते हैं कि सिद्धांत में वहां राजतंत्र है, जबकि व्यवहार में वहां पर क्या है? क्या है? लोकतंत्र है। मीन्स हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि सिद्धांत में वहां पर संसद की सर्वोच्चता है, जबकि व्यवहार में सब कुछ कौन है? वहां मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कितने ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि वहां सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ। हम ये भी कह सकते हैं कि सिद्धांत में वहां पर क्या है? राजतंत्र है, जबकि व्यवहार में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। राजा के हाथ में कुछ शक्तियां हैं ही नहीं। क्लियर? अब इस तरीके से हम इसके कितने लक्षण बना सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यही है। अब इसमें मैं कुछ बातें और बताना चाह रहा हूं। क्या? कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। क्या? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये भी इसका लक्षण है। देखो, दुनिया के किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, वहां पर या तो एक सदनी व्यवस्थापिका होगी या द्विसदनी। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्थापिका में या तो एक सदन होगा या दो सदन होंगे। क्लियर? जैसे वर्तमान समय हम चीन में देखते हैं, चीन में एक सदनी व्यवस्थापिका है, भारत में दो सदनी है, अमेरिका में भी दो सदनी है, ब्रिटेन में भी दो सदनी है। तो ब्रिटेन में द्विसदनी व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। दो सदन कौन कौन से हैं? मैंने आपको पहले बता भी दिया है। क्या है? लॉर्ड सभा और लोक सदन। क्या है? लॉर्ड सभा और लोक सदन। इसका मतलब वहां पर द्विसदनी व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया। यह भी आप ध्यान रखेंगे। किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करें तो सबसे पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वहां पर एक सदन है या दो सदन है। ठीक, अब यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं। हम पार्टी सिस्टम क्या है भाई? वहां पर एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। इसके आधार पर भी उसका लक्षण निकाल सकते हैं। इसके आधार पर भी हम उस संविधान का ठीक से अध्ययन कर सकते हैं। तो ब्रिटेन में क्या है? ध्यान देंगे, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली। क्या है? द्विदलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई द्विदलीय प्रणाली तो दल दो ही होंगे, दल और भी हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में हम देखें तो राजनीतिक स्तर पर जो प्रतियोगी दल होंगे केवल दो ही होंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, तो एक अनुदार और दूसरा क्या है? श्रमिक दल। ये तो महत्वपूर्ण है। आज उदार दल भी है, लेकिन इसका प्रभाव आज घटता जा रहा है। इसका प्रभाव आज घटता जा रहा है। तो महत्वपूर्ण दल कौन से हो गए? अनुदार और श्रमिक दल हो गया। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, हम इनको ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में आप केवल इसके आधार पर ही किसी भी रूप में ब्रिटिश राज व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं। क्लियर? यदि आपको हमारी ये जो राज व्यवस्था के संदर्भ में हमने बातें बतलाई हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राज व्यवस्था को समझने का यह एक तरीका है। इसके आधार पर आप राज्य व्यवस्था को समझ सकते हैं। ब्रिटिश राज्य व्यवस्था को इसी तरीके से हम अन्य देशों की राज्य व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि केवल आप बिंदु रटिएगा, नहीं, इनके आधार पर पूरे ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करें। इसलिए आपको वास्तव में यदि इसके अंतर्गत कुछ बातें समझ में आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक